नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नागपुर में नई फॉरेंसिक लैब का भूमि पूजन, जांच होगी हाईटेक। सौरभ भारद्वाज बोले, महिलाओं को नहीं पैसा, मंत्रियों को मोबाइल मंजूर। हेमा मालिनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से दिया पर्यावरण संदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। नागपुर में फॉरेंसिक साइंस लैब के नए भवन का भूमि पूजन हुआ। नागपुर में आज क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम इस राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें डीएनए परीक्षण, नार्को विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक और अपराधों से जुड़े वैज्ञानिक शारकों की जांच पहले से अधिक और तेज होगी। सगळ्यांचा मार्गदर्शन करावं। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। प्रादेशिक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या भूमिपूजन समारोहामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले माझे सहकारी राज्यमंत्री श्री पंकज भोयरजी, सन्माननीय खासदार श्यामकुमार बर्वेजी, सन्माननीय आमदार श्री संदीप जोशीजी, श्री संजय मेश्रामजी, आपले पोलीस महासंचालक श्री संजय कुमार वर्मा, ज्यांच्या महामंडळाच्या माध्यमातून हे बांधकाम या ठिकाणी होणार आहे, ते आपल्या पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या प्रमुख सौ अर्चना त्यागी, आपले फॉरेन्सिक विभागाचे संचालक विजय ठाकरे, उपसंचालक अश्विन गिडाम, या ठिकाणी उपस्थित असलेले नागपूरचे पोलीस आयुक्त, आपले रेंज आयजी, सर्वच वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित सर्व फॉरेन्सिक विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही खरोखर अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे की आपल्या प्रादेशिक फॉरेन्सिक लॅबच्या नवीन अत्याधुनिक इमारतीचं आपण भूमिपूजन केलं। मगाशी ठाकरे साहेब सांगत होते की जवळपास 60 वर्ष आपल्या प्रयोगशाळेला झाले। अर्थात ही ज्या इमारतीत आपण काम करतो ती काही 60 वर्ष जुनी नाहीये, पण ही इमारत अपुरी देखील होती आणि अनेक अडचणी होत्या, जसा उल्लेख झाला की पावसाळ्यामध्ये पाणी गळायचं, अनेक वेळा रेकॉर्ड खराब व्हायचा, त्या ठिकाणी कमरेपर्यंत पाणी यायचं आणि म्हणून मागच्या काळातच आपण हा निर्णय केला की नागपूरची प्रादेशिक ही जी काही आपली फॉरेन्सिक लॅब आहे ही अत्याधुनिक झाली पाहिजे। करता करता जरा जास्त काळ निघून गेला, पण मला आनंद आहे की 2025 मध्ये का होईना आपण त्याचं भूमिपूजन केलं आहे। आणि त्यागी मॅडम किती दिवसात काम पूर्ण करणार? जानेवारी 27 आपण लिहून घेऊ, मॅडमने सांगितलेलं आहे जानेवारी 27 पर्यंत याचं काम हे या ठिकाणी निश्चितपणे पूर्ण होईल। आपल्याला कल्पना आहे की आपल्या संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम मध्ये फॉरेन्सिक लॅबचं महत्व हे अनन्यसाधारण आहे आणि आता तर आपण जे 3 नवीन कायदे तयार केले, ज्याच्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता असेल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता असेल आणि भारतीय साक्ष्य संहिता असेल, या सगळ्या कायद्यांनी आपल्याला विशेषतः फॉरेन्सिक एव्हिडन्स हा अत्यंत महत्वाचा केलेला आहे। आता तर विविक्षित गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक व्हॅन घेऊन फॉरेन्सिक एव्हिडन्स गोळा करणं हे अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की शेवटी अनेक वेळा आपण पाहतो ह्यूमन एव्हिडन्स जो असतो, व्यक्ती जो असतो तो होस्टाईल होतो, पण फॉरेन्सिक एव्हिडन्स हा टेक्निकल एव्हिडन्स, लीगल एव्हिडन्स
फॉरेन्सिक एव्हिडन्स हा कधी होस्टाईल होत नाही. तो एखाद्या वेळेस चुकू शकतो, पण तो होस्टाईल होत नाही, तो खोटं बोलत नाही. आणि म्हणून एखाद्या गुन्ह्यामध्ये रेट ऑफ कन्व्हिक्शन वाढवण्याच्या दृष्टीनं त्या गुन्ह्याचा त्याची नीट निर्गती झाली पाहिजे आणि जो दोषी असेल त्या दोषीला शिक्षा मिळाली पाहिजे आणि हे सगळं कार्य वेगानं झालं पाहिजे. याकरता फॉरेन्सिक एव्हिडन्स हा अत्यंत महत्वाचा एव्हिडन्स आता झालेला आहे. आज आपण पाहतोय की एक काळ असा होता 2013 साली आपल्या महाराष्ट्राची जी काही या ठिकाणी रेट ऑफ कन्व्हिक्शन होता हा 9% होता. म्हणजे 100 केसेस जर त्या ठिकाणी ट्रायलला गेल्या तर 91 गुन्हेगार सुटत होते आणि केवळ 9 लोकांना शिक्षा होत होत्या. आपण 2014 नंतर मोठ्या प्रमाणात बदल केले, वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या, टेक्निकल एव्हिडन्स, फॉरेन्सिक एव्हिडन्स याच्यावर भर दिला, 14 नवीन GR काढले आणि बघता बघता आता आपण 9%वरनं 54%वर गेलो आहोत. पण टाळ्या नक्कीच वाजवा, पण 54% हे काही आपल्याकरता समाधानकारक नाही. कारण आता आपण विकसित अर्थव्यवस्थेकडे चाललो आणि विकसनशील देशाकरता 54% चांगलं आहे. पण ज्या विकसित अर्थव्यवस्थेकडे आपण चाललोय तिथे आपल्याला रेट ऑफ कन्व्हिक्शन 90%वर घेऊन जायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त लीगल, टेक्निकल, फॉरेन्सिक एव्हिडन्स हा महत्वाचा असणार आहे. आज आपण पाहतोय की या आपल्या सगळ्या साक्षी पुरावे आणि ही जी सगळी प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये खूप बदल झालेला आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये फॉरेन्सिकचा विचार केल्यानंतर त्या ठिकाणी बायो असिस्टेड फॉरेन्सिक हा सर्वात जास्त होता. आता आपण बघितलं असेल तर टेक्नो असिस्टेड फॉरेन्सिक हा खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि विशेषतः टेक्नॉलॉजीचे गुन्हे हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, सायबरचे गुन्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, फ्रॉड्स वेगवेगळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत की आपली जी काही कामाची पद्धती आहे आणि आपल्याकडे येणाऱ्या कामाचं वैविध्य जे आहे हे देखील मोठ्या प्रमाणात बदललेलं आहे. आणि म्हणून आज जसं मगाशी उल्लेख झाला की गुन्हेगार जर स्मार्ट झाले आहे तर आपल्याला एक्स्ट्रा स्मार्ट व्हावं लागेल आणि एक्स्ट्रा स्मार्ट व्हायचं असेल तर एक्स्ट्रा स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करावं लागेल आणि तशा प्रकारे ह्युमन रिसोर्सचं ट्रेनिंग देखील आपल्याला करावं लागेल. आणि म्हणूनच आज आपण पाहू शकतो की देशातली सगळ्यात आधुनिक अशा प्रकारची या ठिकाणी सायबर फॉरेन्सिकची व्यवस्था ही महाराष्ट्रामध्ये आपण तयार केलेली आहे. या ठिकाणी देशातली सगळ्यात आधुनिक सायबर लॅब ही आपण महाराष्ट्रामध्ये तयार केलेली आहे. आज जी कॅपेबिलिटी महाराष्ट्राने तयार केलेली आहे ती आता अन्य कुठल्याही राज्याकडे नाही. किंबहुना अनेक राज्यातले लोक आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये येऊन आपल्याला विनंती करतायत की अशा प्रकारची लॅब आपण तयार करून द्या. आणि म्हणून मागच्या काळामध्ये आपण जे काही वर्मासाहेब जी काही नवी मुंबईला आपलं त्या ठिकाणी सायबर सेंटर सुरू केलं, आज आपण त्याचं कॉर्पोरेशन केलं आणि आपलं कॉर्पोरेशन आता अन्य राज्यांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी तशा प्रकारची व्यवस्था आता उभी करते आहे. किंबहुना आपल्याकडे तर आता काही वेगवेगळ्या देशातनंही अशा प्रकारे आमच्या देशात करून द्या ही मागणी आली आहे. त्यामुळे गुन्हेगाराच्या 2 पावलं पुढे राहिलं तरच गुन्ह्यावर आपण आळा घालू शकतो आणि त्या दृष्टीने या सगळ्या व्यवस्था या अत्यंत महत्वाच्या आहेत आणि मला असं वाटतं की त्या आपण चांगल्या प्रकारे करतो. आजचे जे तिन्ही कार्यक्रम आहेत हे त्या दिशेनंच आपलं पाऊल आहे. आज आपल्या या सगळ्या फॉरेन्सिक विभागाचं जे काही संगणकीकरण झालेलं आहे हे केवळ कम्प्युटरायझेशन नाही आहे, तर यातनं एक अकाउंटेबिलिटी, एफिशियन्सी आणि मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारच्या ज्या काही व्यवस्था आहेत या व्यवस्था लोकाभिमुखता त्याच्यामध्ये आली पाहिजे या दृष्टीनं ही सगळी व्यवस्था आपण उभी केलेली आहे. आणि म्हणून मग सेमी ऑटोमेटेड सिस्टीम असेल की ज्यातनं आता एका क्लिकवर कुठल्याही फॉरेन्सिक लॅबमध्ये काय चाललेलं आहे, त्यांनी काय रिपोर्ट तयार केलेले आहेत, त्यांच्याकडे किती पेंडन्सी आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजतील आणि आपल्या डेटा सेंटरच्या माध्यमातून हा डेटा जो अत्यंत महत्वाचा आहे कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये किंवा लिगसी डेटा म्हणूनही
हा आपल्याकरता अत्यंत महत्वाचा असलेला डेटा योग्य स्वरूपात हा आपल्याकडे राहणार आहे. मला असं वाटतं की आता आपले जे काही फॉरेन्सिकचे सगळे रिपोर्ट्स आहेत किंवा इथली जी सगळी व्यवस्था आहे ही हळूहळू आपल्याला ब्लॉकचेन मध्ये न्यावी लागेल. त्या दृष्टीने देखील आता ऑलरेडी आपण गेलेलो आहे, व्हेरी गुड, पण सरसकट गेलेलो नाही, अजून पूर्णपणे आपल्याला जायचं आहे. त्यामुळे कम्प्लीट ब्लॉकचेन मध्ये जाऊन त्याच्यातही कुठे टॅम्परिंग, कुठे काही गडबड करण्याची कुणाला संधी, ही देखील संधी राहता कामा नये, या दृष्टीनं येत्या काळामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे. मला खरं म्हणजे या गोष्टीचा आनंद आहे की मागच्या काळात आपण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये फॉरेन्सिक लॅब असली पाहिजे हा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर मग जिल्ह्यांना मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब दिली. आता तर आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब तयार करतो की गुन्ह्याच्या ठिकाणी त्या मोबाईल आपल्या लॅब जाऊन योग्य प्रकारे क्राईम सीन सिक्युअर करणं आणि क्राईम सीनवरनं जे काही आवश्यक अशा प्रकारचा मुद्देमाल असेल किंवा तिथलं जे काही साक्षीच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टी असतील त्या जमा करणं, त्याचं काही प्रोसेसिंग तिथे करणं, काही लॅबमध्ये करणं, अशा सगळ्या गोष्टी आता येत्या काळामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपण करताना दिसू आणि त्याचा निश्चितपणे आपल्या या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये आणि वेळेत न्यायदान या दृष्टीनं अत्यंत फायदा होईल. कारण आपल्यापैकी प्रत्येकाला दामिनी पिक्चरचा तो डायलॉग आठवतो, तारीख पे तारीख पे तारीख. तर असं तारीख पे तारीख होऊ नये म्हणून आता कायद्यानेही व्यवस्था केलेली आहे की 2 पेक्षा जास्त डेट्सच मागता येणार नाहीत. आता जी काही डिफेन्स आहे ते 2च डेट्स मागू शकतील, पण ज्यावेळेस ते 2 डेट्स मागू शकतील अशी अवस्था होईल त्यावेळी जर याच्यावर जाऊन अडलं की ठीक आहे पण फॉरेन्सिकचा रिपोर्टच आलेला नाही त्यामुळे आता पुढचं काही होऊ शकत नाही, अशी अवस्था येऊ नये म्हणून या कॅपेबिलिटीज आपण वाढवतो. आणि म्हणूनच मी अशी सूचना केली होती की खरं तर आपण विचार केला तर फॉरेन्सिक विभागाने चांगलं काम केलंय. आपण जर 2023च्या तुलनेत 24 मध्ये जवळपास आपली एफिशियन्सी 22% आपण वाढवलेली आहे. जास्त केसेस आपण केलेल्या आहेत, पण लिगसी केसेसची संख्या ही खूप मोठी आहे. आणि म्हणून मी अशी सूचना केली होती की ज्या लिगसी केसेस आहेत आपल्या कामाचा वेळ वाढवून आणि त्यासोबत आपल्याला आवश्यकतेप्रमाणे काही खासगी अशा प्रकारचं टेम्पररी मॅनपॉवर घेऊन आपण त्या ठिकाणी आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून लिगसी जेवढ्या केसेस आहेत त्या सगळ्या आपण पार केल्या पाहिजे, जेणेकरून आपलं केसचं जे सायकल आहे म्हणजे आज केस आली तर एका विविक्षित याच्यात 1 आठवड्याने, एका विविक्षित याच्यात 1 महिन्यानी, असं जे काही त्याचं सायकल असेल त्या सायकल प्रमाणेच आपली पेंडन्सी असली पाहिजे. आणि मला आनंद आहे की फॉरेन्सिक विभागाने त्याला अतिशय चांगल्या प्रकारचा रिस्पॉन्स दिला. आणि आताच जसं सांगण्यात आलं की आमच्या फॉरेन्सिकच्या अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी स्वतः 4 तास जास्त काम करायचं आणि शनिवारची सुट्टी सोडून शनिवारी देखील काम करायचा हा जो निर्णय घेतलाय त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो. आणि खऱ्या अर्थानं लोकसेवेचं काम हे या माध्यमातून आपण करतो आहोत. आणि निश्चितपणे 60% आपली पेंडन्सी त्यांनी आपण कमी करू शकू. आणि जसं येत्या काळामध्ये आता आपल्या महासंचालकांनी एक आउटसोर्सिंगचं मॉडेल पेंडन्सी क्लिअर करण्याकरता त्यावरही वर्किंग सुरू केलं आहे, ते ऍडिशनल मॅनपॉवर तुम्हाला मिळालं तर मला विश्वास आहे की किमान या वर्षाच्या अंतापर्यंत आपण सगळा बॅकलॉग क्लिअर केलेला असेल. आणि मग जो काही आपला एक सायकल आहे ते सायकल आपण मेंटेन करू, जेणेकरून फॉरेन्सिक रिपोर्ट आला नाही म्हणून एखाद्या केसमध्ये विलंब झालाय असं होणार नाही. विशेषतः आता आपण नवीन रेकॉर्ड तयार करतोय. मागच्या काळामध्ये महिलांच्या बद्दलचे जे काही सेन्सिटायझेशन आपण केलं महिला विरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये, आता काही ठिकाणी अगदी 7 दिवसामध्ये रिपोर्ट आपला चार्जशीट दाखल होऊन आणि कोर्टाने कन्व्हिक्शन देखील केलं. इतक्या फास्ट आता व्यवस्था आपल्या चालल्या आहेत. आपल्याला त्याच व्यवस्थेकडे जायचं आहे. त्यामुळे सेन्सिटिव्ह गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट हा तातडीने जर आला तर त्या दृष्टीनं आपला चार्जशीट दाखल करून त्या गुन्ह्याला कन्व्हिक्शनकडे नेण्यात एक मोठी मदत होईल. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा फॉरेन्सिक विभागाचे आपले डीजी असतील, संचालक असतील, उपसंचालक असतील, सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्या व्यवस्थापकीय संचालक आपलं जे पोलीस गृहनिर्माण मंडळ आहे त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. आणि वेळेत काम करा. मी माझी तारीख ही तुम्ही जानेवारी 27 म्हटलंय, मी फेब्रुवारी 27 ची माझी तारीख राखून ठेवतो
की ज्या दिवशी आम्ही सगळे या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन करण्याकरता निश्चितपणे येऊ, हा विश्वास मी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद. जनसुरक्षा कायदा अत्यावश्यक एक कायदा महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्षानंतर आता कुठेतरी होण्याची मार्गी लागलाय. मला अतिशय आनंद आहे की जनसुरक्षा कायदा हा दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला आहे. मी यापूर्वी देखील सांगितलं, या कायद्याच्या संदर्भात मोठी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपण केली. 25 लोकांची संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून सर्व पक्षीय नेत्यांच्या समोर कायदा मांडला. क्लॉज बाय क्लॉज त्याच्यावर चर्चा केली. समितीने त्या ठिकाणी जी काही सूचना दिल्या त्या सूचना आपण इन्कॉर्पोरेट केल्या. समितीचा रिपोर्ट एकमताने आला, एकही डिसेंट नोट त्या रिपोर्टला नाही. हे करत असताना 12,000 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सूचना आल्या. त्या सूचनांचंही पालन करून तसे चेंजेस आपण केले आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेअंती हे बिल आपण मंजूर केलेलं आहे. यामुळे भारताच्या संविधानिक व्यवस्थेला उलथून टाकण्याचा विचार करणारे आणि भारताच्या संविधानाला न मानणारे अशा प्रकारच्या ज्या शक्ती आहेत त्या शक्तींवर आपल्याला कारवाई करता येईल. मी पुन्हा एकदा सांगतो, काही लोक आजही बिल न वाचता त्यातलं एकही अक्षर माहिती करून न घेता या बिलाच्या विरोधात बोलतायत. त्यांनी जर बिल वाचलं तर ते कधीच या विरोधात बोलणार नाही, कारण या बिलाच्या विरोधात बोलणारे एक प्रकारे या देशातल्या जे काही कडवी डावे विचारसरणी आहे, लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम आहे, त्याच्याच विचाराला कुठेतरी पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत, नकळत प्रयत्न करतायत. त्यामुळे त्यांनी हे बिल वाचावं. या बिलाने कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. या बिलाने कोणालाही सरकारच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही, सरकारच्या विरोधात लिहिण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही, सरकारच्या विरोधात अभिव्यक्ती करण्याचा कुठलाही अधिकार काढून घेतलेला नाही. सर्व प्रकारची आंदोलनं करता येतात. किंबहुना हा एकमेव कायदा असा आहे की ज्या कायद्यामध्ये संघटना बॅन करता येते तरच व्यक्तीवर कारवाई करता येते, त्याशिवाय व्यक्तीवर कारवाईच करता येत नाही. आणि संघटनेवर कारवाई करण्याकरता हा पहिला कायदा असा आहे की ज्यामध्ये अपराधाला नाहीतर आपण पहिले अरेस्ट करतो आणि त्यानंतर कोर्टापुढे जातो, पण इथे कोर्टासारखी जी व्यवस्था उभी केली आहे, हायकोर्टचे जज किंवा रिटायर्ड जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज आणि टीपी असं एक मंडळ तयार केलं आहे. पहिले त्यांच्या पुढे पुरावे घेऊन जावं लागेल आणि त्यांनी पुरावे योग्य असं म्हटलं तर बॅन होईल. आणि अशा प्रकारचा बॅन केल्यानंतरही त्या संघटनेला 30 दिवसामध्ये हायकोर्टात जाण्याची मुभा असणार आहे. अशा प्रकारचा कायदा तयार केलेला आहे. जनहितामध्ये, लोकहितामध्ये आणि संविधान आपलं हे सर्वोपरी असलं पाहिजे याकरता कायदा तयार केलेला आहे. मला असं वाटतं की ज्यांनी कायदा वाचला त्यांनी याचं स्वागतच केलं. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सौरभ भारद्वाज बोले, महिलाएं इंतजार में, मंत्री ले रहे नए मोबाइल। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के लिए मोबाइल फोन खरीदे जाने की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की करोड़ों महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च 2025 से पहले उनके खातों में 2500 प्रति माह डाले जाएंगे, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला। सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके लिए सिर्फ एक समिति बनाई गई है जो अब तक सिर्फ बैठकें कर रही है, नतीजा शून्य। वहीं अगर बात करें 1.5 लाख के फोन स्वीकृत करने की, तो ये असमिति मोबाइल बिल पास करने की, तो वे तुरंत मंजूर हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली के लाखों महिलाओं को, बल्कि करोड़ों महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 8 मार्च 2025 से पहले महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये महीना आने लगेगा। वो तो आया नहीं। उसके ऊपर कमेटी बना दी और वो कमेटी मीटिंग खेल रही है, अभी तक पैसे का पता नहीं। खुद को 1.5 लाख रुपए का फोन देना हो और अनलिमिटेड बिल की एक ऑर्डर निकालना हो, वो तुरंत आ गया। उसके लिए भी कमेटी बना देते आप। वो कमेटी भी जाके ढूंढती कि भाई कौन सा मोबाइल कितने का आता है, कौन सा मुख्यमंत्री के लिए ठीक रहेगा, कितना बिल आना चाहिए इनका, कितना बिल सरकार दे। वहां क्यों नहीं कमेटियां बनाई जाती हैं?
अपना काम तुरंत और जनता का काम कमेटी कमेटी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोगों के साथ सब लोग देख रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पर्यावरण संदेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य वृंदावन को वैसे ही बनाना है जैसे पुराने समय में था, हरियाली से भरपूर और पेड़ पौधों की छांव में बसा हुआ। एक पेड़ माँ के नाम का ये अभियान जो चल रहा है, इसके लिए मैं अभी वृंदावन में भी मैं चाहती हूँ कि हर जगह ये हो, ये अभियान चल रहा है। हमारा यही उद्देश्य है कि वृंदावन को पुराने समय के जैसा पूरा वो वातावरण पेड़ पौधों से भरा हुआ जो दिखना चाहिए, जो आज नहीं है। तो हम सबका प्रयास यही है कि पूरा ब्रजमंडल में पूरे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हम, और कोई इस पेड़ को काटे नहीं। ये तो सबको एक वादा भी करना चाहिए कि हम एक एक पेड़ को सुरक्षित रखेंगे, और इसके लिए सरकार भी 102 करोड़ दिया है पेड़ लगाने के लिए। अब ये देखिए, ये वृंदावन में ही है, इतना अच्छा सा 108 एकड़ जमीन है, इसको पूरा सुरक्षित रखा हुआ है अभी तक, इसमें कुछ एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है और बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं। तो मैं चाहूँगी बहुत सारे लोग भी आए, मिले और पेड़ लगाएं, और पूरा उस पेड़ों के बीच में रहकर वातावरण को आप अनुभव कीजिए कि कितना सुंदर ये बन रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेज प्रताप यादव बोले, जनता जहां बुलाएगी वहीं जाऊंगा। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर पटना में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वे आज का दिन जनता के बीच बिताकर उनकी समस्याएं सुनने वाले हैं। तेज प्रताप ने कहा, मैंने अभी तय नहीं किया है कि अगला चुनाव किस सीट से लड़ूंगा। आज हसनपुर में आपका दौरा होने वाला है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्या तैयारी तो हसनपुर में आज सावन का पहला सोमवारी है, जैसा कि हमने कहा था, और मैं निकल गया दौरा में लोगों के बीच में जनता का फरियाद सुनने, उनकी समस्या सुनने के लिए। तेज प्रताप यादव जी, इससे पहले आप महुआ गए थे और फिर वहां आपने कहा कि जनता चाहेगी तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से लड़ेंगे हसनपुर से? कोई देखिए, अभी फाइनल हम कुछ नहीं किए हैं, हाँ। कहाँ से लड़ना है, क्या करना है, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ भी जनता पुकार रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। जनता के बुलावे पे पहुंच रहे। तो सर, एक सवाल जो मीडिया गैलरी में देखने मिला था, आप महुआ में जिस तरीके का जनसैलाब देखने मिला था, हसनपुर में भी क्या वही प्यार की उम्मीद कर रहे हैं? तो हसनपुर हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं हम कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का मसला। अभी पार्टी नहीं बनाएंगे आप किसी के? तो आप निर्दलीय लड़ेंगे सर या आरजेडी के साथ? आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या सोचा है आपने? कुछ तो सोचा होगा सर। हम बता देंगे ना आपको। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जिंतन राम मांझी का लालू यादव पर निशाना। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के प्रमुख जिंतन राम मांझी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव को बिहार की कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर नीतीश कुमार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को जंगल राज? देखिए, हर बात का जवाब हर समय नहीं दिया जाता है, और जो बातें का कोई जड़ नहीं हो, कोई आधार नहीं हो, आधारहीन बात है, उसका जवाब सत्ता में बैठे लोग देते रहेंगे तो सिर्फ वही करेंगे, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, बिहार का काम देख रहे हैं 20 वर्षों से। वो इसी समय अगर लगे रहेंगे तो उनका समय जया होगा। रही बात लालू यादव का नाम आपने लिया, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और उसका एक ही चीज करते हैं। जनसंख्या है बिहार में 13-14 करोड़ के लगभग में जनसंख्या हो गई है।
और आज के ज़माना में सिर्फ बिहार नहीं दूसरे राज्यों में भी देखिएगा तो ये कीजिएगा, दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर उस हालत में खराब नहीं है जितना अगल बगल के राज्यों में खराब है। लेकिन बिहार में स्थिति ये है कि जब कभी भी घटनाएं होती है उसका त्वरित निष्पादन होता है, कार्रवाई होती है। अभी हाल में देखा कि एक व्यापारी की हत्या हुई तो 2-3 दिन के अंदर ही सारा उद्भेदन हुआ और जो हत्यारा था उसमें से एक को ठोक दिया गया है। क्या लालू जी के समय में ऐसा कभी हुआ था क्या? लालू जी और इनमें फर्क यही है कि लालू जी में जो क्रिमिनल थे वो एक अन्य मार्ग के राही थे, वो एक अन्य मार्ग में आते थे, बुलाया जाता था उनको और विक्टिम पक्ष और जो क्रिमिनल्स थे उनमें समझौता कराया जाता था और कुछ ले दे करके मामला को रफा दफा किया जाता था। वो तो कम से कम इस बार में नहीं हो रहा है। एक अन्य मार्ग का कोई भी क्रिमिनल मुंह नहीं देख सकता है या नहीं चल सकता है उसको। तो ये भी सोचने का चीज है कि जब सत्ता संवेदनशील है वैसी परिस्थिति में वहां पर अगर क्राइम हो रहा हो तो क्राइम को दूर करने के लिए, क्राइम को मिटाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रयास हो रहे हैं, जिसका नतीजा अभी हाल में देखा कि अब बिहार के लोग अब सोचने लग गए, प्रशासक लोग, कि अब काम नहीं चलेगा। जनतंत्र में एनकाउंटर करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब नाक से ऊपर पानी बहने लगता है तो स्वाभाविक है कोई कार्रवाई होती है। और उसी सिलसिले में आज नीतीश जी के सरकार ने देखा कि वर्तमान में जो व्यापारी का हत्या हुई और ऐसा लगा कि साहब दिन दहाड़े उस प्रकार की बात कर दी गई तो अब रुकना नहीं है। और यही कारण है कि एक अपराधी को ठोका गया और जो वाकई अपराधी हैं वो जेल के शिकंजा में हैं। और इसमें एक बात और है कि यहाँ पर लगता है कि जो आज इतनी घटनाएं घट रही है वो कहीं न कहीं राजनीति प्रयोजित भी नजर आती है। आज से 6 महीना पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? साल भर पहले क्यों नहीं हो रहा था? जब चुनाव नजदीक आया तो देख रहे हैं कि हर जगह कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। और उसमें हम नाम नहीं कहना चाहेंगे, पार्टी का नाम चाहे जात का नाम, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेन शूटर वहां पर कौन था। लेकिन सर आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अलका लांबा और सोफिया फिरदौस ने सरकार को घेरा। नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय AICC में आज पार्टी प्रवक्ता अलका और ओडिशा से युवा नेत्री सोफिया फिरदौस ने मीडिया को संबोधित किया। ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की संस्थानों को कमजोर कर रही है और विपक्ष नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अलका ने महिलाओं के मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। वहीं सोफिया फिरदौस ने कहा कि युवाओं की समस्या को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हैं सोफिया फिरदौस, जो उड़ीसा से कांग्रेस की विधायक भी हैं। सोफिया फिरदौस और मैंने और मेरे साथ मीनाक्षी बहनीपति, जो हमारी उड़ीसा की महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, 19 जून को महीना भी नहीं हुआ, हम तीनों ने इसी इंदिरा भवन से प्रेस वार्ता के माध्यम से उड़ीसा के गंभीर मामले को उठाया था, जो था कि गोपालपुर के तट पर एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की जो 15 जून को घटना हुई थी, उसका जिक्र हमने 19 को किया। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 महीना भी नहीं हुआ है, आज 14 जुलाई को एक बार फिर से हमें आपके सामने आकर इस गंभीर चिंता को रखना पड़ रहा है कि उड़ीसा बेटियों के लिए मौत का कुआं बनता चला जा रहा है। मामला आया है बालासोर का। बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज, FMC कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में आज वो भुवनेश्वर एम्स
अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्यों किया इस बेटी और बच्ची ने ऐसा? किसने मजबूर किया कि वो ऐसा करे? मामला है, ये बताई जाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है। ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा है। एचओडी विभाग का लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू, नाम है समीर कुमार साहू, लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये बात 30 जून को प्रिंसिपल को बताई जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को दबाव बनता है लिखित में। ये 20 वर्षीय छात्र मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया इसका देखा गया, लिखित में शिकायतें हुई। इसने शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब उस पर दबाव कि साबित करो कि तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल फेवर करने, भविष्य बर्बाद की धमकी दी, उस पर दबाव बना। कमेटी बैठती है, एचओडी आरोपी समीर कुमार साहू को बुलाकर नहीं पूछा गया। 10 दिन तक बेटी को ही बुलाकर सवाल किए गए और साबित करो कि ऐसा हुआ, ये कहा गया। 11वें दिन बेटी धरने पर बैठ जाती है कॉलेज के बाहर। न्याय दो, जांच के नाम पर 11 दिन हो गए। अब आरोपी समीर कुमार साहू को नहीं बुलाया गया, बेटी को बुलाया गया। मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़ना, अन्याय को देखते हुए कि न्याय नहीं हो सकता है, सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ये चल रहा है बिहार में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। क्यों अपराध नहीं रुक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है, क्यों नहीं रुकते अपराध? सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले। सख्त कानून है, मामले कम नहीं हो रहे, सख्त कानून में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। जिस दिन कार्रवाई होगी, सजा होगी, फांसी के तख्तों पर हर महीने 2-3 दोषी झूल जाएंगे, तब खौफ पैदा होगा। पर सजाएं नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मामले में भी हमारी जो विधायक साथी हैं सोफिया फिरदौस ने, जब अभी मेरी चर्चा हो रही थी इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि आप महिलाएं, आप विधायक हैं, आप सदन में हैं, क्यों नहीं ये हो रहा है? और अभी तो 1 साल हुआ है उड़ीसा की सरकार बने हुए। यूपी और बिहार में डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में संरक्षण मिलता है, बेटियों के अपराधियों को समझ आता है, लेकिन 1 साल में इतना कैसे कि श्री राहुल गांधी जी भी अभी 11 जुलाई को उड़ीसा की धरती पर थे, भुवनेश्वर पर थे। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। राहुल जी ने भी चिंता की और मुझे विधायक हमारी सोफिया फिरदौस ने बताया इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। आपको अधिकतर भाजपा आरएसएस के लोग थानों में बैठे हुए मिलेंगे। प्रशासन को परेशान करते हुए, काम से रोकते हुए, दबाव बनाते हुए, अपराधियों को बचाने के लिए जो भी अपराध करता है वो भाजपा के नेताओं के घर पहुंचता है और भाजपा के नेता थाना और पुलिस प्रशासन में जाकर दबाव बना देते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समीर कुमार साहू को
पत्र किसने लिखा? बीजेपी के सांसद ने लिखा। स्थानीय बालासोर के भाजपा के सांसद पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को कि समीर कुमार साहू पर आरोप लगे हैं, जांच होने तक इन्हें हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? एक सांसद की, भाजपा का सांसद है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। एबीवीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कह रही है। आप सोच लीजिए कि जिस बेटी की पहुंच, उसी की अपनी पार्टी, सत्ता, सरकार, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री जी अभी थे वहां पर। 1 साल पूरा किया, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। इस बच्ची ने उनसे भी तब भी मिलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी 1 साल में उड़ीसा की दूसरी बेटियां को छोड़ो, आपकी अपनी संगठन की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये कहने के लिए उसने पूरा प्रयास किया, पर प्रधानमंत्री जी तक जाने से इन्हें रोका गया। सांसद का पत्र लेकर वो खड़ी थी, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया गया? सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को। और आज उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहां हैं? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया। 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे, जाकर मिलिए। यह बहुत चिंता की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आपका उड़ीसा में सरकार भाजपा की, भाजपा के नेता पूरी तरह से, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा का मामला, विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। आज उस एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आज तक ब्रजभूषण को बुलाकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला है। कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई सजाएं, कुछ नहीं है। ये बहुत से उदाहरण अपराधियों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और उसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं सिर्फ आपको भाजपा के इस 1 साल के शासन काल के अपराध के आंकड़े, सिर्फ 1 साल में 2,14,113 मामले 1 साल में आए हैं। बलात्कार कितने हुए मात्र भाजपा के सत्ता में आने से अब तक? ये मार्च तक के आंकड़े हैं जो मुझे बताया गया विधानसभा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो है मार्च तक, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, अभी ये जो है हमारे 2 महीने शामिल हैं। बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। 3054 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई हैं, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस 1 साल में और बलात्कारों में 8% 1 साल में इजाफा हुआ है। एसिड अटैक की घटनाएं 9 हुई हैं इसमें। 9 बेटियों को, महिलाओं को एसिड से जलाया गया है। कोई कार्रवाई नहीं है। सरेआम एसिड बिक रहा है, अपराधी खरीद रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। बेटियां अगर डर धमकाई में नहीं आ रही तो उन पे एसिड फेंक दिया गया। 9 बेटियां झुलसी हुई अपना इलाज करा रही हैं। आज सरकार बताए कितनों को सजा मिली, कितनी बेटियों को आपने मुआवजे देकर, वकील देकर उनकी जिंदगियों को, अस्पतालों में जो जिंदगी मौत से लड़ रही हैं, आपके क्या प्रयास है? आदेश के प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं जो 1 साल का जश्न पे वहां थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस छात्रा की गुहार सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। आज महामहिम राष्ट्रपति जी, आप उड़ीसा के भुवनेश्वर के एम्स में हैं। आप उस बच्ची को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। आज पीठ थपथपाई जा रही है जब बच्ची ने अपने आप को, बच्ची झूठ बोल रही है, हक के हवाले कर दिया उसने अपने आप को। और अभी भी आपको लगता है कि जांच होगी, दोषी कौन है पता किया जाएगा, कि दोषी वो बेटी है या दोषी आपका एचओडी समीर कुमार साहू या प्रिंसिपल जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी और सब बचाने में लगे हुए थे।
ये मामला अति गंभीर हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक डेलीगेशन भी हमारी सांसदों का और दीपा दास मुंशी जी कांग्रेस की वरिष्ठ महिला, हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में भेजा था और वो रिपोर्ट वहां पर जाकर उन्होंने पीड़िताओं से, उनके परिवारों से मुलाकात की और एक पूरी व्यापक रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को वापस लौटने के बाद सौंपी भी है। मुझे पूरी उम्मीद है समय पर वो रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी, जो इस सरकार को और अपराधियों को बचाने को किस तरीके से ये सरकार आतुर है और न्याय नहीं मिल रहा, इसे बेनकाब करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हर तरीके का प्रयास हो रहा है, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां गए हों, विश्वास दिलाकर आए हों कि आप जब आवाज देंगे मैं खड़ा हूं, लेकिन इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध और जघन्य जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दुख की बात है कि 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी साथी को दोबारा इस तरह के मामलों को लेकर आपके बीच में आना पड़ रहा है, लेकिन बात यह है कि ये कब तक होगा। जब हम कहते हैं कि रोज 15 बलात्कार हो रहे हैं, तो आज भी और कल भी ऑन एन एवरेज 15 बलात्कार, यानी कि हम रोज आपके सामने आके गुहार लगाएंगे, लेकिन जिन्हें कार्रवाइयां करनी है वो मूक दर्शक बनकर अगर बैठे रहेंगे, सजाएं नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से भाजपा के आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दबाव रहेगा, तो न्याय नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है अभी कल ही मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी और आप एम्स गई थी, वो 90% हालत में जली हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो छात्रा को मिलने गई थी और एबीवीपी के छात्र संगठन ने पूरी घेराबंदी करके हमारी दोनों महिला नेता को अस्पताल में उस पीड़िता, उस परिवार से, डॉक्टर से सच्चाई जानने से रोकने की पूरी कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया। आप हमें रोक लीजिए, मत में हमें पीड़िता उसके परिवार से मिलने दीजिए, नहीं सच्चाई सामने आने दीजिए, क्योंकि आप बेनकाब होंगे, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी आप उसी अस्पताल में आज घंटों बिताएंगी, भाषण होगा, आप जरूर मिलिएगा और न्याय दिलाइएगा इस बच्चे को। हमारी यही गुहार है और मैं आमंत्रित करती हूँ सोफिया जी को कि आप अपनी बात को रखें। नमस्कार। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरोध जो अपराध हो रहा है और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए, जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है। आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से, मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मांग कर रही हूँ न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूँ। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके एबीवीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई, तो दबाव में आके बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया, केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है। हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही है, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया।
तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो ओडिशा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप ओडिशा बहुत बार आए हैं, आप ओडिशा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब ओडिशा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफियर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ ओडिया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट ओडिया को, ओडिशा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद। मैं इसमें एक बात एक और जोड़ना चाहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से मिलने की अभी तक कोशिश की है? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता, तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यही से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ है। मुझे याद है राजस्थान के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ कर राजस्थान में उठाया था। इवन कि पूरे देश के चुनाव जब हुए थे, निर्भया के बाद 14 के चुनाव में लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ के नारे दिए और निर्भया के आंदोलन पे राष्ट्रपति भवन तक घुस गया थे आंदोलनकारी। हाथ ढूंढ रहे हैं, कहां है वो लोग सब? क्यों चुप हैं आप? कहां है वो सारे के सारे लोग जो उस समय, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई गवर्नर बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, निर्भया में जो कूदे हुए थे, आज वो सब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही थी राजस्थान के में महिलाओं की स्थिति के ऊपर। प्रधानमंत्री जी का इतना जो है वो सिंदूर खोल रहा था, माफी चाहूंगी, खून खोल रहा था। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि जो 1 साल के आंकड़े महिलाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि उड़ीसा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मेरी साथी ने कहा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली मुख्यमंत्री के इस्तीफे से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में मांग कर रहे थे, अगर उसी मांग को मैं उड़ीसा के लिए दोहराती हूं तो वो मांग गलत कैसे हो सकती है? धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? हाँ जी, वो चलाना था, हमें चलाना है वो वीडियो। हाँ, एक वीडियो है, वो भी हम आपके सामने यहाँ पर चला रहे हैं। अब आप वीडियो, यू वांट टू एक्सप्लेन इट, यू वांट टू एक्सप्लेन दैट वीडियो? ये वीडियो में बच्ची जलती हुई दिख रही है।
उसके साथ बच्ची ने मीडिया को एड्रेस भी किया था। कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, जो आपको दिखने को मिलेगा, अभी बहुत नाजुक है उसका कंडीशन। आपण मो नारे जाई डिपार्टमेंट ये बच्ची खुद है होम बेसमेंट को मो विरोध रे कोई तांको एप्लिकेशन लिखी कि मो नारे सिग्नेचर मारी अपन प्रिंसिपल को मो एग्नेस्ट रे अपन एप्लिकेशन देले तापरे मते समस्त एक घरे करिसंती। मो सांग माने बहुत कथा पचारसंती। काली मते कॉलेज रे ना नहुनी कि किछि अध्यापिका मते चेष्टा करतन मो स्टेटमेंट चेंज करिया पई मते कहिसंती सर एमती नोंती सेमती नोंती। इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसका ये हैरेसमेंट के अगेंस्ट में इतना ज्यादा उस पे मानसिक दबाव डाला गया, फिर भी बच्ची को हिम्मत देखिए, उसने सरेंडर नहीं किया। एक ट्वीट के जरिए से उसने मुख्यमंत्री, वहां के बाकी मंत्री, एमपी, एमएलए सबको भी टैग किया है, बट उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। उस कंप्लेन में उसमें लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज का। तो ये राज्य बेटी बचाओ की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी हो गई है आरोपी, अक्यूज्ड बचाओ। My question is, are you going to join hands with BJD in fighting against this heinous crime? Because Congress doesn't have much foothold in Odisha. So in this great cause, are you ready to join hands with BJD to fight against BJP? Let me tell you, if you have seen the performance in the last 1 year, Congress has risen as the strong and the only opposition party in Odisha. We have raised every issue in detail. We have fought at every place against all the issue. Congress has been fighting and will fight independently. Our strategies are aligned with center. हम एक नेशनल पार्टी है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा संगठन है, और आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा है ओडिशा में, तो हम फाइट कर रहे हैं अकेले। देखिए, इसमें हाथ मिलाने या ना मिलाने की बात सवाल ही नहीं है। महिला कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी खुद 11 जुलाई को स्टेटमेंट देकर आए, हम इस लड़ाई को आगे रहकर लड़ेंगे। जिसको डर लगता है वो पीछे, हम आगे हैं। जो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा उसका स्वागत है, वो कोई भी XYZ हो। इसमें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, आप आइए, आप आएंगे या नहीं आएंगे। हम एक लड़ाई को, जो प्राइड है, जो महिलाओं की बात है, आदि आबादी की सुरक्षा की बात है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो भी इस लड़ाई में है उसका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथी पता सवाल और उड़ीसा में जिस तरह से आपने जो है महिला अपराध की जिक्र किया, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही रायगढ़ जिले कंजामगोड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने जो है गांव में बैल की तरह जो है दोनों प्रेमी प्रेमिका को बैल का जोता, उसके बाद गांव से निकाल दिया। आज तक उनका पता नहीं लगा 2 दिन में वो कहाँ है, जीवित है या मृत है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये वाला केस जो है, अभी आप देखेंगे त्रिपुरा से भी एक बच्ची लापता थी, जो अब दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी लाश मिली है। दूसरा आप ये बता रहे हैं लापता है। तीसरा आपने देखा गुरुग्राम में एक बेटी को किस तरह से उसके पिता ने 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और जो समाज की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में पिता के बयान से पता लग रहा है कि परिवार, हाँ जी, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी कुछ करे, गवर्नमेंट से देखिए बिल्कुल पिछले अगर आप देखेंगे 3 सत्र से, जब संसद सत्र हुआ है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन जंतर मंतर पर किया है। मैं खुद रही हूं। इस टाइम भी 21 जुलाई से संसद का विशेष सत्र जो शुरू
हो रहा है, 1 महीना चलेगा। हमारी बिल्कुल मांग है, हम संसद को, सांसदों को, हर एक को पार्टी से ऊपर उठ के, जिसी भी पार्टी का, खासतौर से महिला सांसद, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि कोई बोले ना बोले, आप बोलेंगी। इसलिए महिला कांग्रेस एक मुहिम के तहत हर सांसद को मिल रही है, ताकि इस संसद सत्र में महिलाओं से, उनकी सुरक्षा से जुड़े, अपराधों से जुड़े मामलों पर व्यापक चर्चा हो, चर्चा ही ना हो, कार्रवाइयां अपराधियों पर हो, इसका दबाव बनाया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप और संरक्षण जो दिया जा रहा है सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अपराधियों को, वो रुकना चाहिए। तो महिला कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से इस संसद सत्र का भी पूरी तरह इसका घेराव, दबाव, और हम हर प्रयास करेंगे कि यहां पर ये मुद्दा गंभीरता से चर्चा में इस बार रहे। धन्यवाद। मैम, हम देखते हैं अक्सर हिंदुस्तान में पुराना इतिहास रहा है कि जब भी महिलाओं के साथ कोई इस तरह का अपराध होता है तो पुलिस बहुत तेज एक्शन लेके एफआईआर दर्ज करती है, अरेस्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और अब स्पेशली जब उड़ीसा का ऐसा मामला आया, पुलिस कहाँ फेल हो जाती है मैम? क्या प्रेशर है, किस तरह का सिस्टम है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एफआईआर दर्ज होने में टाइम लगता है? एक लड़की जो कंप्लेन कर रही है सब जगह जाके, उसके बावजूद भी उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही और उसको अपने आप को आत्मदाह करने की नौबत तक आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा सिस्टम पुलिस का चरमरा रहा है मैम? देखिए, मैंने फिर कहा, पुलिस प्रशासन पे पूरी तरह से सत्ताधारी राजनीतिक दल जो डबल इंजन चल रहा है, दिल्ली से भी दबाव बनाते हैं, वहां से भी दबाव बनाते हैं पुलिस पर। इसलिए पुलिस को जो काम करना चाहिए वो दबाव के कारण नहीं करती है। दिल्ली में तो आपके पास उदाहरण है, मैं दोबारा दोहरा रही, विनेश फोगाट की एफआईआर दिल्ली पुलिस ने करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। इतना दबाव देश के गृह मंत्री का था उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो एफआईआर, दिल्ली राजधानी का ये नजरिया है, नजारा है, तो आप सोच लीजिए पूरे देश में क्या हालत होगी। पुलिस की हिम्मत नहीं होती। पुलिस ही अगर पुख्ता सबूत समय रहते कार्रवाइयां करे तो वो मामले कोर्ट में भी टिकते हैं। अगर समय रहते पुलिस ने दबाव में सबूत ही नहीं इकट्ठे किए, गवाही नहीं किए, डराना धमकाना सुरक्षा नहीं दी, पलट गए समय के साथ, तो कानून अदालतों में वो मामले टिकते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? तो शुरू में ही कंप्रोमाइज होता है। और जैसे मेरी विधायक साथी ने बताया कि पूरा बीजेपी के नेताओं का, आरएसएस के नेताओं का दबाव रहता है, क्योंकि अपराध करने बाद अपराधी इन्हीं के पास जाता है संरक्षण के लिए, और वो संरक्षण इन्हें देते हैं। इस मामले में भी आप देखा दीजिए कि जो एचओडी है उसको कहीं ना कहीं एचओडी बनवाना, एचओडी रखना, उस पर कार्रवाई ना होने देना, समीर कुमार साहू पर आप देखेंगे तो इसके लिंक, इसके तार, ये पारिवारिक तौर से भी किसी आरएसएस के परिवार से जुड़कर ये नौकरी भी पाए होंगे, वो भी बने होंगे। इसीलिए इतने कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। आज भी बेटी को ही साबित करना है तो बता दीजिए। और मुझे नहीं मालूम वो बेटी की जो हालत है 95% जलने के बाद भी उसको अब क्या है, हम दुआएं कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे, वो ठीक रहे। लेकिन आपको भी मालूम है 95% जलने के बाद अभी भी आप कहेंगे कि बेटी साबित करें इंक्वायरी कमेटी के आगे आकर? आपको सस्पेंड ही तो करना था, आपने सस्पेंड नहीं किया और आज कहते हैं गिरफ्तारी कर ली। अरे कोई एहसान नहीं किया। बेटी ने अपने आप को इतने लंबी लड़ाई संघर्ष के बाद बिना झुके, कंप्रोमाइज किए, आत्मदाह अपने आप को आग के हवाले किया है। और अभी भी आप कहेंगे कि बेटी साबित करे। अभी भी पुलिस कहेगी कि अब जो पीड़िता थी वो तो नहीं बयान दे पा रही है, तो उसके बयानों के अभाव में और सबूत के अभाव में आपने जो है ये भी बरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संरक्षण है पीछे। तो दुर्भाग्य है, दुख की बात है, सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज है। भाजपा और भाजपा के नेताओं, आरएसएस के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यों को न्योते तो मिलते हैं, वे बहुत देर से, बोले मंत्री खरगे।
बेंगलुरु में सिंधुदुर्ग ब्रिज के उद्घाटन को लेकर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र एक दशक से इसी तरह की एक तरफा उद्घाटन नीति अपना रहा है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी को दरकिनार किया जाता है। प्रियंक खड़गे ने कहा, हम भी दिल्ली में थे, लेकिन हमें कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। हमने प्रोटोकॉल का पालन किया, स्थानीय प्रतिनिधियों को सम्मान दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में फर्जी हथियार लाइसेंस रैकेट का भांडाफोड़। अहमदाबाद में फर्जी हथियार लाइसेंस खरीदने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात एसटी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटी डीएसपी एसएल चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के एंडा जिले से जारी फर्जी हथियार लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से ऑर्गेनाइज क्राइम पे फोकस करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों एटीएस को सूचना दिया गया था और वो सूचना के अंतर्गत मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि अहमदाबाद शहर में कई लोगों के पास लाइसेंस उत्तर प्रदेश एटा डिस्ट्रिक्ट से इश्यू हुए हैं। वो लाइसेंस बोगस हैं, सही लाइसेंस नहीं है। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पुलिस इंस्पेक्टर श्री के.बी. सोलंकी को इन्वेस्टिगेशन दिया गया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन लोगों के पास जो लाइसेंस है वो बोगस है। उस हिसाब से एटीएस की अलग अलग टीमें बनाई गई और टीमों ने वहाँ पे रेड किया और जो एक्यूज पकड़ा है हमारे पास 7, वो 7 के पास से 7 वेपन रिकवर हुए हैं और 285 राउंड इश्यू हुए हैं, वो हमने रिकवर किया है। और 7 लोगों के अलावा इसके साथ के 2 और एक्यूज है, उसको भी डिटेन कर लिया गया है, उनका भी आज अरेस्टिंग होगा और 7 एक्यूज का जो हम लोगों ने रिमांड लिया है वो तारीख 16 तक का है। सर, पकड़े गए आरोपियों में कौन इस मामले का मास्टरमाइंड है और कब से ये लोग इस प्रकार से लाइसेंस जारी कर रहे हैं? जो मास्टरमाइंड है वो वहाँ एटा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला देवकांत पांडे है और उनके एसोसिएट है राजू चौहान, जो यहाँ बापूनगर साइड रहने वाला है, और दूसरा है श्याम सिंह ठाकुर। उन्होंने कुछ मदद की है, इन हिसाब से वो पूरा बोगस लाइसेंस का लाइन सेट हुआ है और इन लोगों ने बीच में से पैसा दिलवाया और उस हिसाब से लाइसेंस इश्यू हुआ। सर, कई लोगों ने काफी पैसे देकर के ये लाइसेंस खरीदे हैं, तो कहाँ से कितने पैसे दिए, लाइसेंस के साथ इनको हथियार भी दिए थे, क्या था? 7 जो एक्यूज को अरेस्टिंग किया है उसमें जो मिला है इंफॉर्मेशन हमारे पास, तो मुकेश सिंह ने 7 लाख दिए हैं, अभिषेक ने 5 लाख, वेद प्रकाश ने 11 लाख, राजेंद्र सिंह ने 7 लाख, अजय सिंह सेंगर ने 7 लाख, सोले सिंह सेंगर ने 11 लाख और विजय सिंह भूरे सिंह ने 5.5 लाख रुपए दिए हैं और लाइसेंस लिए हैं और उसके साथ हथियार भी दिए। सर, ये जो लाइसेंस जारी हुए हैं वो कहाँ से जारी हुए हैं? लाइसेंस फर्जी हैं या उनकी जांच करनी बाकी है? लाइसेंस फर्जी है, ये जो एक्यूज है उसने जो बताया है उस हिसाब से हमको प्राइमरी एविडेंस मिले हैं, उस हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रमोद सावंत ने किया फेरी सेवा का उद्घाटन। गोवा की राजधानी पणजी से सटे चौडन रिदम्बर मार्ग पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन किया। ये सेवा स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। रोरो सेवा के तहत अब वाहन और यात्री सीधे फेरी चढ़ सकेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा और ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से भी राहत मिलेगी।
अरे भटकाचं आपलं त्यांचा होतं तुम्ही आणि चला राय चालू बरं किती मारता तुम्ही वैर पळत नाही वैर पळत चला फुल बॉडीचा 360 व्हिडिओ केला तो कोणाला खंय रावन तुमची बोट आसतली बाबा सर आम्ही एक फोटो घेता आम्ही वर्डसन घेता दुसरी जागेवर घेऊया मरे इनलँड वॉटरवेजच्या डिपार्टमेंटाच्या बातम्या रो फेरी आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रामदास आठवले बोले, प्रधानमंत्री मोदी की पहल का नतीजा। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 12वां ऐतिहासिक
किलों के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, इससे पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, शौर्य और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जान सकेगी। ये केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यूनेस्को में, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 12 किले हैं जो पूरे महाराष्ट्र में हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो किलों में मतलब वहाँ बहुत बड़ा काम किया था और मुगलों को रोकने का काम उन्होंने किया था। अगर शिवाजी महाराज पैदा ना होते तो मुगल पूरे देश में जाते थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुगलों को खत्म करने का काम, मुगलों को मतलब सबक सिखाने का जो काम है, ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने मावड़ों के साथ किया, और इसीलिए मतलब यूनेस्को के रिकॉर्ड में ये 12 किले आए हैं। और पूरी दुनिया भी अभी जानेगी कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज क्या चीज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने एक्टिव थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है, पूरी दुनिया को भी मालूम हो जाएगा। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की थी, और शिवाजी महाराज के 12 किले जो है यूनेस्को के रिकॉर्ड में आए हैं, और पूरी दुनिया भी जानेगी कि शिवाजी महाराज कितने बड़े आदमी थे। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के 12 किले बने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को आज एक बड़ी पहचान मिली है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े राज्य के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी अनुयायियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। ये किले केवल स्थापत्य नहीं बल्कि हमारी वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक है। आज मैं सबसे पहले देश और दुनिया के सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कल मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रकार के नॉमिनेशंस देश भर से उनके पास आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को ही नॉमिनेट किया जाएगा। और पिछले 1 साल में लगातार इसके लिए बहुत जद्दोजहद की गई है। वहां से यूनेस्को की टेक्निकल टीम्स यहां पर आई, हमारी टेक्निकल टीम्स, हमारे जो सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार जी और हमारे अपर मुख्य सचिव खारगे जी, इनके नेतृत्व में वहां गई। वहां पर हमने टेक्निकल प्रेजेंटेशंस किए, जो अलग अलग एम्बेसडर्स हैं उनके साथ हमने वार्तालाप किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, इन्होंने इसमें बहुत मदद की। और मैं, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार, हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया था कि भारत सरकार, चूंकि इसमें 20 देश वोटिंग करने वाले हैं, तो इसकी अगुवाई भारत सरकार करे, और उस प्रकार से हमारी विनती को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरी यंत्रणा को काम पर लगाया और इस पूरे काम की अगुवाई की। और कल जब ये विषय यूनेस्को के सामने आया तो सारे देश वहां पर थे, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार 20 देशों को था। सारे 20 देशों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ये जो किले हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अंकित करने के लिए वोट दिया, और पूरे 100% वोट्स के साथ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने। जो प्रेजेंटेशन हमने किए उसमें किस प्रकार से ये किले बहुत ही आर्किटेक्चरल मार्वल है, ये हमने बताया। किस प्रकार से बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति में और बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी में, एक तरफ वेस्टर्न घाट, दूसरी तरफ समुद्र,
तीसरी तरफ जंगल, चौथी तरफ हिली एरिया, ऐसी सारी चीजों में इनको किस प्रकार से कैमोफ्लेज किया गया है कि इनका जो गेट है वो भी नहीं दिखाई पड़ता, इतना बड़ा किला है ये भी ध्यान में नहीं आता, उस पर पानी की व्यवस्था, उस पर भंडारण की व्यवस्था, उसमें रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजों का प्लान ये अहेड ऑफ द टाइम है। और किस प्रकार से इन किलों के कारण लोगों को अच्छा शासन देने में छत्रपति शिवाजी महाराज कामयाब हुए, ये सारी चीजें उनके सामने रखी गई और सबने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये आर्किटेक्चर खड़ा किया, ये आर्किटेक्चर मार्वल को सराहा, सबने इसकी प्रशंसा की और एक मत से इसको मान्यता दी। इसलिए मैं तमाम मराठी जनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा मराठा इतिहास, हमारा हिंदवी स्वराज अब वैश्विक करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे विश्वास है कि अब यूनेस्को हेरिटेज साइट बनने के कारण हमारे ये जो सारे किले हैं ये वर्ल्ड मैप पर आए हैं, वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर भी आए हैं। अब इन सब पर यूनेस्को का भी एक प्रकार से उसकी जानकारी पूरी यूनेस्को वहां पर कियोस्क लगाएगी और सब तरफ के टूरिस्ट को, हिस्टोरियंस को और अलग अलग प्रकार से इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये किले आकृष्ट करेंगे। इससे हमारा टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज और हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, ये जो हमारी धरोहर है, ये भी विश्व में पहुंचेगी। इसलिए मैं भारत सरकार का और यूनेस्को का भी और उन सभी देशों का जिन्होंने इसमें वोटिंग किया, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर्वात पहिल्यांदा जगभरातल्या शिवप्रेमींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 किल्ले हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करण्याकरता नॉमिनेट केले होते। खरं म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री महोदयांकडे देशभरातनं 7 वेगवेगळ्या साइट्स गेल्या होत्या की ज्यांना जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नॉमिनेट करण्याकरता आपल्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री महोदयांसमोर ठेवलं होतं। मी प्रधानमंत्री महोदयांचे आभार मानेन की त्यापैकी प्रधानमंत्री महोदयांनी हा निर्णय केला की जागतिक वारसा स्थळ म्हणून छत्रपती शिवरायांचे 12 किल्ले, ज्यातले 11 किल्ले महाराष्ट्रात आहे आणि एक जिंजी हा तमिळनाडूमध्ये आहे, असे 12 किल्ले नॉमिनेट करण्याचा निर्णय घेतला। आपल्याला कल्पना आहे की किल्ले रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी आणि जिंजी असे हे 12 किल्ले आहेत। आणि विशेषतः या 12 किल्ल्याच्या संदर्भातलं जे काही स्थापत्य आहे, या ठिकाणी वेस्टर्न घाट आणि समुद्र, जंगल अशा सगळ्या या नैसर्गिक विविधतेत कशा प्रकारे याचं स्थापत्य तयार करण्यात आलं, याच्या जागा शोधण्यात आल्या, कशा प्रकारे याचे दरवाजे असे तयार करण्यात आले की जे कोणाला दिसत नाहीत, प्रत्येक ठिकाणी माची कशा तयार करण्यात आल्या, अशा सगळ्या गोष्टी या आपण युनेस्को समोर ठेवल्या। याच्यामध्ये जवळपास वर्षभर त्यांचं डेलिगेशन येऊन त्यांनी सगळ्या किल्ल्यांना व्हिजिट केली। आपले सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वामध्ये एक डेलिगेशन आपण तिकडे युनेस्कोमध्ये पाठवलं
त्यांनी टेक्निकल प्रेझेंटेशन केलं. त्यानंतर जे काही वेगवेगळे याच्यामध्ये देश आहेत ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, तसं तर सगळे देश याचे सदस्य आहेत, पण एकूण 20 देशांना मतदानाचा अधिकार आहे. या सगळ्या देशाच्या अँबॅसेडर सोबत मी स्वतः देखील बोललो. आपले एक्सटर्नल अफेअर्स मंत्री आहेत जयशंकरजी, त्यांनी सचिवांनी, सांस्कृतिक कार्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी त्या ठिकाणी त्यांच्याशी संवाद साधला. मी शिंदे साहेब आणि अजितदादा आम्ही प्राईम मिनिस्टर साहेबांना विशेष भेटलो आणि त्यांनाही विनंती केली की आपण हे नॉमिनेशन केलं आहे, परंतु मतदानाची प्रोसेस आहे आणि 20 वेगवेगळे देश आहेत, त्यामुळे भारत सरकारने पुढाकार याच्यामध्ये घेतला पाहिजे. त्या माध्यमातून त्या त्या देशात आपली जी एम्बसी आहे त्यांच्यासोबत संवाद झाला, त्यांनाही आपण एकत्रित केलं आणि त्यांना त्या त्या देशातल्या सरकारशी चर्चा करण्याकरता सांगितलं. आपल्याला माहिती आहे मध्ये उक्रेनचे फॉरेन मिनिस्टर आले होते, त्यातला एक सदस्य उक्रेन हा देश देखील होता. त्यांना आम्ही मुंबईतच प्रेझेंटेशन केलं आणि त्यांनी तिथेच सांगितलं की आम्ही भारताच्या बाजूने मतदान करू. आणि आपले जे तिथले परमनंट मेंबर जे आहेत शर्माजी, त्यांनी फार महत्वाची भूमिका याच्यामध्ये निभावली. काल ते आणि आपले अप्पर मुख्य सचिव जे आहेत खारगे, हे दोघं त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि 20ही देशाने आपल्या बाजूने मतदान केलं आणि एकमताने छत्रपती शिवरायांचे हे किल्ले हे जागतिक वारसा केंद्र आहेत अशा प्रकारे घोषित केलं. त्यामुळे हा शिवप्रेमींचा एक मोठा विजय आहे. आणि त्यावेळी सगळ्यांनी ज्यावेळेस वेगवेगळे टेक्निकल प्रेझेंटेशन झाले त्यावेळी सगळ्या देशातल्या लोकांनी हे किल्ले बांधत असताना जे चातुर्य आणि जी स्ट्रॅटेजी छत्रपती शिवरायांनी वापरलेली आहे त्याचं मनापासनं कौतुक केलं, अभिनंदन केलं. आणि अनेक लोक आश्चर्यचकित देखील झाले की किती पुढचा विचार याच्यामध्ये करण्यात आला होता. आता जागतिक वारसा स्थळ झाल्यामुळे आपले महाराजांचे किल्ले वर्ल्ड मॅपला आलेले आहेत. आता युनेस्कोच्या सगळ्या वेबसाईट्सवर या किल्ल्यांची सगळी ऐतिहासिक माहिती ही त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. वर्ल्ड टुरिझम मॅपवर हे किल्ले त्या ठिकाणी येणार आहेत आणि युनेस्कोच्या माध्यमातूनही त्या किल्ल्यांच्या ठिकाणी जागतिक वारसा स्थळ म्हणून सगळी माहितीचे किऑस्क उभे राहणार आहेत. म्हणजे यातनं एकीकडे पर्यटनाला तर चालना मिळेलच, पण त्याच्यासोबत महाराजांचा गौरवशाली इतिहास हा वैश्विक करण्याकरता आणि वैश्विक टुरिस्ट इकडे आकृष्ट करण्याकरता आपल्याला याचा एक विशेष फायदा मिळणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की भारतीयांकरता आणि मराठी माणसाकरता हा एक अतिशय महत्वाचा दिवस आहे. ज्या ज्या लोकांनी, असे अनेक लोक आहेत की ज्यांनी याच्यामध्ये मदत केली आहे. मग आपलं जे पुरातत्व विभाग महाराष्ट्राचा आहे त्याचे डायरेक्टर असतील, केंद्रीय पुरातत्व विभाग असेल, खूप याच्या पाठीमागे टेक्निकल अशा प्रकारची माहिती, आर्किओलॉजिकल माहिती, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला उभ्या कराव्या लागल्या. कारण एकही गोष्ट पुराव्याविना त्या ठिकाणी ठेवता येत नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या सगळ्या टीम्सचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा सर्व शिवप्रेमींचं या ठिकाणी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. आज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याकरता सन्मान्य उपमुख्यमंत्री आणि आम्ही सगळे या ठिकाणी आलेलो आहोत. आता त्याच्या प्रगतीच्या संदर्भातलं एक प्रेझेंटेशन आधी आम्ही बघितलं. त्यानंतर प्रत्यक्ष रनवेपासनं तर टर्मिनल बिल्डिंगपर्यंत सगळ्या प्रकारची त्याची प्रगती कुठपर्यंत झालेली आहे याची माहिती ही आज आम्ही घेतलेली आहे. साधारणपणे याची भौतिक प्रगती ही 94% झालेली आहे. रनवे पूर्णपणे सुसज्जित आहे.
टर्मिनल बिल्डिंगचं काम झालेलं आहे. टर्मिनल बिल्डिंगचं आता इंटिरियरचं काम चाललेलं आहे. याच्यामध्ये जो बाहेरचा फसाड आहे आणि बाहेरचं जे सिलिंग आहे त्याचं काम हे आता वेगानं करावं लागणार आहे. बाकी सगळं काम जे आहे आता अत्यंत वेगानं चाललेलं आहे. बॅगेज हँडलिंगची जी काही सिस्टीम आहे ती आम्ही बघितली आहे. अतिशय एफिशियंट अशा प्रकारची सिस्टीम या ठिकाणी उभी केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये बॅगेचा बारकोड हा 360 डिग्री त्या ठिकाणी वाचता येऊ शकतो आणि त्यातनं ती योग्य ठिकाणी बॅग पोचेल अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आत्ताच आम्ही या ठिकाणी अथॉरिटीला सांगितलेलं आहे की या एअरपोर्टवर बॅगेज क्लेम ही जी व्यवस्था आहे ही देशातली नव्हे तर जगातली फास्टेस्ट व्यवस्था ही करण्यात आली पाहिजे. तशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी चाललेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस पूर्ण हा एअरपोर्ट होईल त्यावेळी 2 रनवे या क्षमतेनं या ठिकाणी 9 कोटी पॅसेंजर करता हा एअरपोर्ट सुसज्जित होणार आहे. म्हणजे मुंबईच्या आत्ताच्या छत्रपती शिवाजी महाराज एअरपोर्टपेक्षा बराच मोठा अशा प्रकारचा एअरपोर्ट होणार आहे. या एअरपोर्टमध्ये अनेक वैशिष्ट्य आहेत. हा ग्रीन एअरपोर्ट आहे. याच्यामध्ये 37 मेगावॅट ग्रीन वीज या ठिकाणी वापरली जाणार आहे. इथले सगळ्या व्हेकल्स जे आहेत या ईव्ही राहणार आहेत किंवा अल्टरनेट फ्युएलच्या व्हेकल्स या ठिकाणी राहणार आहेत. आणि सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल जे अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप होत आहे त्याचंही एक मोठं सेंटर हा एअरपोर्ट राहणार आहे. त्यामुळे जे काही आपली विमानं फ्युएल वापरतात तेही या ठिकाणी ग्रीन फ्युएल असेल असा प्रयत्न या एअरपोर्टच्या माध्यमातून होणार आहे. एक मोठी कनेक्टिव्हिटी एअरपोर्टला आपण तयार केलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे की अटल सेतूवरनं एक कोस्टल रोडचं काम चाललेलं आहे जे साधारणपणे पुढच्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत पूर्ण होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. एक ठाण्यावरनं थेट एलिव्हेटेड रोड इथे आला पाहिजे याची संकल्पना शिंदे साहेबांनी मांडली. त्याचंही काम आता लवकरच आम्ही सुरू करणार आहोत. यासोबत 4ही दिशांनी इथे येण्याकरता आणि सगळ्या मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टनी इथे येण्याकरता मग ती सबअर्बन रेल्वे असेल, आपली मेट्रो असेल किंवा अगदी ज्याला आपण वॉटर ट्रान्सपोर्ट म्हणतोय तेही डेव्हलप करण्याकरता या ठिकाणी व्यवस्था आपण करतो आहोत की ज्यातनं पॅसेंजर्सला इथे पोचणं सोपं जाईल. शहरामध्ये देखील अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे की बॅगेज चेक इन हे शहरातच करता येईल आणि बिना बॅगेजचं त्यांना या एअरपोर्टमध्ये येता येईल अशा प्रकारच्या व्यवस्था देखील या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पॅसेंजर करता इथे ट्रॅव्हल करणं हा एक अतिशय चांगला एक्सपिरियन्स असणार आहे. याच्या सेकंड फेजपासनं संपूर्ण एअरपोर्टमध्ये आतमध्ये अंडरग्राऊंड मेट्रो सारखी एक ट्रेन धावणार आहे की जी सगळ्या टर्मिनलला कनेक्ट होणार आहे आणि इथे कोणालाही फार पायी चालावं लागणार नाही आणि स्वतःच्या वाहनं घेऊनही या ठिकाणी कोंडी करता येणार नाही अशा प्रकारचं प्लॅनिंग याचं करण्यात आलेलं आहे. जे काही बे तयार करण्यात आले आहेत त्या बेपासनं 500 मीटरमध्ये सगळे लोक पोचू शकतील आणि त्यालाही ट्रॅव्हलेटर्स दिलेले आहेत. अलीकडच्या काळात आपण बघतो की काही एअरपोर्टवर 1-1 किलोमीटर लोकांना पायी चालावं लागतं, पण इथे मात्र याचं प्लॅनिंग करताना ट्रॅव्हलेटर्स दिले असल्यामुळे लोकांना अतिशय सुविधा होणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की देशातलं सगळ्यात आधुनिक अशा प्रकारचं एअरपोर्ट या ठिकाणी होत आहे. आता तुमचा पुढचा प्रश्न असेल की पूर्ण कधी होणार आहे. आज आम्ही टार्गेट यांना दिलेलं आहे कारण आम्हाला प्राईम मिनिस्टर साहेबांची वेळ घ्यायची आहे. त्यामुळे आम्ही 30 सप्टेंबरचं टार्गेट हे आज थोडं अँबिशियस आहे, पण हे आम्ही आता या ठिकाणी अडाणी कंपनीचे जे सगळे लोक आहेत आणि आपल्या न्यू मुंबई एअरपोर्ट अथॉरिटीचे जे लोक आहेत आणि आमचे सिडकोचे लोक अशा तिघांनाही सांगितलेलं आहे. आता 13-14 हजार कामगार या ठिकाणी काम करतायत रोज. त्याची संख्या वाटली तर 1.5-दुप्पट करा
पण 30 सप्टेंबरपर्यंत, कारण आपल्याला कल्पना आहे की आता बाकी तर सगळे लायसन्स झाले आहेत, पण कमर्शियल ऑपरेशन करता सगळं काम पूर्ण करून काही लायसन्सेस लागतात. त्याचं सायमल्टेनियसली काम सुरू करायला आपण सांगितलेलं आहे, जेणेकरून 30 सप्टेंबर किंवा त्याच्या आसपास प्रधानमंत्री महोदय ज्यावेळेस वेळ देतील त्यावेळी आपल्याला याचं उद्घाटन करता आलं पाहिजे आणि या ठिकाणी लोकांना कमर्शियल ऑपरेशन देखील करता आलं पाहिजे. अशा प्रकारचा प्रयत्न हा आपण निश्चितपणे करतो. आज मैं सबसे पहले देश और दुनिया के सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कल मान्यता प्राप्त कर चुके हैं. मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रकार के नॉमिनेशंस देश भर से उनके पास आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को ही नॉमिनेट किया जाएगा. और पिछले 1 साल में लगातार इसके लिए बहुत जद्दोजहद की गई है. वहां से यूनेस्को की टेक्निकल टीम्स यहां पर आई, हमारी टेक्निकल टीम्स, हमारे जो सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार जी और हमारे अपर मुख्य सचिव खारगे जी, इनके नेतृत्व में वहां गई. वहां पर हमने टेक्निकल प्रेजेंटेशंस किए. जो अलग अलग एम्बेसडर्स हैं उनके साथ हमने वार्तालाप किया. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, इन्होंने इसमें बहुत मदद की. और मैं, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार, हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया था कि भारत सरकार, चूंकि इसमें 20 देश वोटिंग करने वाले हैं, तो इसकी अगुवाई भारत सरकार करे. और उस प्रकार से हमारी विनती को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरी यंत्रणा को काम पर लगाया और इस पूरे काम की अगुवाई की. और कल जब ये विषय यूनेस्को के सामने आया तो सारे देश वहां पर थे, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार 20 देशों को था. सारे 20 देशों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ये जो किले हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अंकित करने के लिए वोट दिया. और पूरे 100% वोट्स के साथ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने. जो प्रेजेंटेशंस हमने किए उसमें किस प्रकार से ये किले बहुत ही आर्किटेक्चरल मार्वल है ये हमने बताया. किस प्रकार से बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति में और बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी में, एक तरफ वेस्टर्न घाट, दूसरी तरफ समुद्र, तीसरी तरफ जंगल, चौथी तरफ हिली एरिया, ऐसी सारी चीजों में इनको किस प्रकार से कैमोफ्लेज किया गया है कि इनका जो गेट है वो भी नहीं दिखाई पड़ता. इतना बड़ा किला है ये भी ध्यान में नहीं आता. उस पर पानी की व्यवस्था, उस पर भंडारण की व्यवस्था, उसमें रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजों का प्लान ये अहेड ऑफ द टाइम है. और किस प्रकार से इन किलों के कारण लोगों को अच्छा शासन देने में छत्रपति शिवाजी महाराज कामयाब हुए, ये सारी चीजें उनके सामने रखी गई. और सबने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये आर्किटेक्चर खड़ा किया, ये आर्किटेक्चर मार्वल को सराहा, सबने इसकी प्रशंसा की और एक मत से इसको मान्यता दी. इसलिए मैं तमाम मराठी जनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा मराठा इतिहास, हमारा हिंदवी स्वराज अब वैश्विक करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है. और मुझे विश्वास है कि अब यूनेस्को हेरिटेज साइट बनने के कारण हमारे ये जो सारे किले हैं ये वर्ल्ड मैप पर आए हैं, वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर भी आए हैं. अब इन सब पर यूनेस्को का भी
एक प्रकार से उसकी जानकारी पूरी यूनेस्को वहां पर कियोस्क लगाएगी और सब तरफ के टूरिस्ट को, हिस्टोरियंस को और अलग अलग प्रकार से इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये किले आकृष्ट करेंगे। इससे हमारा टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज और हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, ये जो हमारी धरोहर है, ये भी विश्व में पहुंचेगी। इसलिए मैं भारत सरकार का और यूनेस्को का भी और उन सभी देशों का जिन्होंने इसमें वोटिंग किया, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री महोदयांनी दोन्ही विषयावर सविस्तर भाष्य केलेलं आहे। खरं म्हणजे आजचा दिवस आणि कालचा दिवस आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणि तमाम शिवभक्तांसाठी, मराठी माणसासाठी गौरवशाली आणि अभिमानाचा होता। त्या बाबतीत देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी डिटेल सगळं सांगितलंय। खरं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद, त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवूनच आपलं सरकार राज्यकारभार करत आहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं देखील केंद्र सरकार विकास से विरासत आणि अशा प्रकारची भावना ठेवून काम करत असताना युनेस्कोच्या यादीमध्ये 12 आपले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले जे आहेत जागतिक वारसा यादीमध्ये त्याची नोंद झाली, हे आपल्यासाठी फार मोठी अचीवमेंट आहे आणि महाराष्ट्रासाठी गौरव आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास 7 समुद्रापलीकडे पोहोचला आपण म्हणतो, आणि तो खऱ्या अर्थाने काल युनेस्कोच्या यादीमध्ये आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं। आणि म्हणून मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, युनेस्कोचे सर्व लोक, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री महोदय, आपण त्यावेळेस देखील केंद्राकडे पाठपुरावा केला। सुरुवात आपण केल्यानंतर मोदी साहेबांनी देखील त्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊन आपल्याला यामध्ये यश मिळालं। त्यावेळेचे आपले मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि आता आशिष शेलार, सांस्कृतिक विभागाचे खारगे, या सगळ्यांनीच एकत्रित कलेक्टिव्ह एफर्ट्स घेऊन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाल्यानंतर या ठिकाणी कालचा जो दिवस आहे हा अतिशय आपल्या सगळ्यांसाठी आनंद आणि महत्त्वाचा आहे। गौरवशाली इतिहास जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे तो जगभराला कळेल। जगभरातले लोक शिवप्रेमी, गडकोट किल्ल्यांचं जसं आम्ही संवर्धन आणि जतन करतोय, ती देखील सरकारने भूमिका घेतली आहे आणि जगातले लोक आता हे किल्ले पाहायला येतील। खऱ्या अर्थाने पर्यटन हा भाग आहेच, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे काही शूरता आहे, त्यांचं जे काही विजन आहे, कसे किल्ले बांधले त्यांनी, कुठे कुठे म्हणजे म्हणजे कोणी विचारच करू शकत नाही त्यावेळेचं आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग, सगळं जे काही विजन ठेवून त्यांनी हे किल्ले उभे केले, याचं दर्शन जगभरातल्या लोकांना होईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्राची मान गर्वाने उंचावली जाईल। आणि त्यासाठी मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो, सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि तमाम शिवप्रेमी शिवभक्तांना विनंती देखील करतो, हे जतन संवर्धन सरकार करतच आहे। आता आपल्या जागतिक वारसा यादीत तर आलेच किल्ले, पण याचं पावित्र्य, मांगल्य जपण्याचं काम देखील शिवभक्तांनी केलं पाहिजे, असं आवाहन मी या ठिकाणी करतो। आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय जे आपलं विमानतळ आहे, या विमानतळाबाबतीत देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर सांगितलं। खरं म्हणजे हे देशातलं सगळ्यात मोठं विमानतळ होतं आहे, याचा आपल्याला सगळ्यांनाच फायदा होणार आहे। मगाशी मला कोणी सांगितलं की जे लंडनमधलं हिथ्रो एअरपोर्ट आहे, याच्याशी कम्पेअर करणारं हे एअरपोर्ट होणार आहे आणि जवळपास मुंबईच्या दुप्पट कॅपॅसिटी 9 कोटी प्रवासी या ठिकाणी प्रवास करतील आणि सगळ्यात मोठं ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट या ठिकाणी होतं आहे। मला वाटतं यामध्ये 2 धावपट्ट्या स्वतंत्रपणे या ठिकाणी या विमानतळामध्ये आहेत आणि हे पहिलं मल्टीमॉडल एअरपोर्ट आहे। जसं मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की
वॉटर कनेक्टिव्हिटी बरोबर रेल कनेक्टिव्हिटी, एअरपोर्ट मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, या सगळ्याच कनेक्टिव्हिटी या ठिकाणी या एअरपोर्टशी निगडीत असतील आणि मुंबई एअरपोर्टवरचा जो काही लोड आहे तो कमी होईल आणि या मुंबई MMR मधल्या प्रवाशांना फार मोठा दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर मुंबई आणि आपलं हे नवी मुंबई एअरपोर्ट देखील आपण मेट्रोने जोडतोय, कनेक्ट करतोय, त्यामुळे तोही फायदा लोकांना होईल. ठाण्यातलं मगाशी सांगितलं, ठाण्यावरच्या लोकांना देखील आपण या ठिकाणी एअरपोर्टला जोडतोय. एकंदरीत हा एअरपोर्ट जो आहे चारी बाजूनी मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. म्हणजे इथून मुंबई पुणे आपला एक्सप्रेस हायवे आहे, मुंबई गोवा हायवे आहे, अटल सेतूमुळे तर अगदी मुंबई इथं जवळ आलेली आहे. त्यामुळे एकंदरीत सगळ्याच दृष्टीने आपण जर पाहिला तर हा एअरपोर्ट अतिशय गेम चेंजर ठरेल आणि यामुळे आजूबाजूचा सर्व परिसर जो आहे तो डेव्हलप होईल, हजारो लाखो लोकांना रोजगार मिळेल आणि म्हणून हा जो एअरपोर्ट होतोय याचं उद्घाटन देखील आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी करावं अशी देखील आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय वेळही घेतील आणि यामध्ये सिडकोने आणि अदानी या दोन्ही लोकांनी, आणि कोण आहे ठीक आहे दोघं L&T तर त्या अतिशय चांगलं एअरपोर्ट या ठिकाणी होतंय आणि खऱ्या अर्थाने हे एक देशातलं तर मोठं आहेच आणि यानंतर दुप्पट याची क्षमता या ठिकाणी प्रवाशांची होईल आणि संपूर्ण अगदी मुंबई MMRच नाही तर इकडचे हे पुण्यातले लोक पण इथे मिसिंग लिंक आता आपण बघतोय. मिसिंग लिंकमुळे 1 तासात पुण्याहून लोक इथे येतील. त्यामुळे मध्यवर्ती ठिकाणी हा एअरपोर्ट होतोय आणि एअरपोर्टच्या आजूबाजूला देखील मध्येच आपण ते 5 युनिव्हर्सिटी ज्या मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी आणि एरो सिटी ह्या सगळ्यात ज्या काही ह्या सिटी ज्या आहेत इथं डेव्हलप होतील आणि मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी या संपूर्ण भागाला विकासाला चालना मिळेल. कारण शेवटी विकास हाच आपल्या सरकारचा अजेंडा आहे आणि म्हणूनच या विकासाचा वेग आणखी या एअरपोर्टमुळे वाढेल अशा प्रकारचा मी विश्वास व्यक्त करतो आणि लवकरात लवकर हे काम 30 सप्टेंबर तुम्हाला मुख्यमंत्री मोदयांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे डे नाईट काम करून नाही तुम्ही तिकडे काय बघता तुम्ही पण त्यामुळे हा खरंच एक विकासामध्ये भर टाकणारा प्रकल्प ठरेल असा विश्वास व्यक्त करतो. सर, तुम्ही मुख्यमंत्री असतानाच्या काळामध्ये नवी मुंबई विमानतळासंदर्भातला आराखडा तयार झाला होता आणि त्यानंतर आता तुम्हीच मुख्यमंत्री असताना हे आता फायनल स्टेज आलेलं आहे जवळपास. असं आहे की हे जे काही एअरपोर्ट आहे किंवा मुंबई आणि MMR रिजन मधले जे प्रकल्प आहेत हे सगळे महायुती सरकारच्या काळातलेच आहेत. मध्यंतरी 2.5 वर्ष फक्त या सगळ्या प्रकल्पांचा वेग कमी झाला होता. पुन्हा शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आमचं सरकार आलं, आम्ही पुन्हा वेग घेतला आणि आता ते सगळे आम्ही कंप्लीट करतो आहोत. त्यामुळे मला या गोष्टीचा आनंद आहे. मला सगळ्यात आनंद या गोष्टीचा आहे की प्रधानमंत्री महोदयांनी याचं भूमिपूजन केलं आणि प्रधानमंत्री महोदयच याचं उद्घाटन करतील हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. 12 किल्ले युनेस्कोच्या यादीत आलेले आहेत. त्यासोबत अशी माहिती मिळते की राज्याने केंद्राला सुद्धा एक पत्र दिलं आहे ज्यात केंद्राच्या हद्दीत जे किल्ले गड किल्ले त्याच्या संवर्धनासाठी ते राज्य सरकारकडे आणि पुरातत्व विभागाकडे या 2 गोष्टींचा आपापसात संबंध नाहीये. हे 12 किल्ले हे आपल्या युनेस्कोने हेरिटेज साईट म्हणून वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून त्या ठिकाणी निवडलेले आहेत. बाकी आम्ही ही विनंती केलेली आहे की अनेक किल्ले असे आहेत
की ज्याचं संवर्धन करणं गरजेचं आहे आणि केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत त्या किल्ल्यांच्या संवर्धनाला वेळ लागतो. त्यांच्या प्रोसेसेस फार कंबरसम आहेत आणि त्या काही चूक आहेत असं मी म्हणत नाही, पण देशभरामध्ये त्या सगळ्या प्रोसेसेस वेगवेगळ्या ठिकाणी करताना उशीर होतो. म्हणून आम्ही अशी विनंती केली आहे की यातले काही किल्ले हे जर त्यांनी राज्य पुरातत्व विभागाला केले तर केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या गाईडलाईन्स प्रमाणेच आणि त्यांच्याच कायद्याच्या अधीन राहून आम्ही राज्यामध्ये वेगाने त्या गड किल्ल्यांचा विकास करू. आज जसं आपण आता रायगडाचं काम चांगल्या प्रकारे करतोय, शिवनेरीचं काम त्या ठिकाणी झालंय, इतरही किल्ल्यांचं काम आपल्याला करायचं आहे. आपल्याकडे प्रतापगडचं पण चालू आहे. आपल्याकडे या किल्ल्यांकरता निधीची कमतरता नाही आहे. प्रॉब्लेम हा आहे की केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या ज्या सगळ्या कंडिशन्स आहेत त्यातल्या प्रत्येक अप्रुव्हलला वेळ लागतो. एक दगड लावायचा असेल तर त्यांचा नियम आहे की शिवकालीन किल्ल्याला जो दगड होता तोच दगड तिथे लागला पाहिजे, त्याच शेपमध्ये लागला पाहिजे आणि त्याचा कुठला तरी पुरावा असला पाहिजे. हे सगळं तयार करून त्यांच्याकडे न्यावं लागतं. मग त्यांची एक्सपर्ट टीम त्याला मान्यता देते. याला वेळ लागतो. हेच त्याच एक्सपर्ट्स तसेच एक्सपर्ट आपल्याकडे राज्य पुरातत्व विभागात आहे. त्यामुळे त्याच कायद्यानुसार आम्हाला काम करायची परवानगी दिली तर आम्ही वेगाने ते करू शकू असा आमचा प्रयत्न आहे. विमान जे आहे नवी मुंबई विमानतळावरून एप्रिलमध्ये टेकऑफ करणार असं सांगण्यात आलं होतं आणि आता सप्टेंबरची टार्गेट दिलेलं आहे. तर नेमके कोणतेही अडथळे होते ज्यामुळे ही तारीख पुढे गेली आणि या व्यतिरिक्त नामकरणाचा जो प्रस्ताव आहे जो केंद्र शासनाकडे पाठवलेला आहे त्याचा अपडेट काय आहे? मी आपल्याला जसं सांगितलं की खरं म्हणजे मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की राज्यातल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सला एक प्रकारे वेगच त्याचा मंदावण्याचं काम हे 2.5 वर्ष झालं आणि त्याचा फटका सगळ्याच आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सला पडला आहे आणि मग त्याचा कॅस्केडिंग इफेक्ट असतो. त्यामुळे हे खरंच आहे की आम्हाला एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून ऑगस्टमध्ये विमान उडवायचं होतं, पण ते काही आता शक्य नाहीये. पण आता इथली प्रगती पाहिल्यानंतर हे मी सांगू शकतो की अतिशय चांगली प्रगती झाली आहे. 94% काम पूर्ण झालंय, 6% काम बाकी आहे, 13,000 वर्कर काम करतायत. त्यामुळे सप्टेंबरची जी डेडलाईन दिलेली आहे ती आमची डेडलाईन हे लोक डेड करणार नाहीत अशी मला अपेक्षा आहे. आणि नावाचा जो विषय आहे ऑलरेडी राज्य सरकारने त्याचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवलेला आहे. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो आहे. शिंदे साहेब आणि मी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री मोदयांशी त्याबद्दल चर्चा करू. क्या उड़ान के पहले जो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं प्रकल्पग्रस्त, उड़ान पहली उड़ान से पहले ही नामकरण हो जाएगा, क्या ऐसा संभव है? देखिए होना तो चाहिए, प्रयास तो वही चल रहा है. सर, एकीकडे राज्यामध्ये अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. त्यातच अजून एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे शक्तीपीठ महामार्ग. मात्र या शक्तीपीठ महामार्गाला काही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून आपल्याला विरोध होताना पाहायला मिळतोय. काय नेमकी सत्य आहे? असं आहे की कुठलाही नवीन प्रोजेक्ट घेतला तर त्याला विरोध हा असतोच. आज बघा, आपण जेव्हा नवी मुंबई एअरपोर्टचं काम हाती घेतलं त्यावेळेस इथल्या गावांचा विरोध होता, पण आपण त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यांचं योग्य पुनर्वसन केलं. आता मला आज आमचे आमदार महेश बालदी सांगून राहिले की त्यावेळी ज्या 4 गावांनी टोकाचा विरोध केला होता म्हणून आपण त्यांना वगळलं होतं, आता ते 4 गावं असं म्हणतात की आम्हालाही घ्या आणि त्यांना घेतलं तर आपली 3री धावपट्टी देखील या ठिकाणी होऊ शकते. त्यामुळे आजच आम्ही सांगितलेलं आहे की निश्चितपणे ते 4 गावं घेऊ. त्यामुळे लोकांच्या मनात विश्वास व्यक्त करावा लागतो. समृद्धीच्या वेळी देखील असंच झालं. परंतु ज्या गावामध्ये उद्धव ठाकरेजींनी सभा घेतली, जिथे पवार साहेबांनी सभा घेतली, ती गावाच्या गावं त्या ठिकाणी एका दिवशी, म्हणजे शिंदे साहेब स्वतः गेले होते, एका दिवशी त्या गावाच्या गावांनी पूर्ण कन्सेंटने आपल्याला जमिनी दिल्या. आता शक्तीपीठ मध्ये देखील कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक विरोध असं सांगण्यात आलं. मध्यंतरीच्या काळात मी गेलो होतो तर अनेक शेतकरी मला भेटले की आम्ही जमीन द्यायला तयार आहोत. काल आपले नीती आयोगाचे जे उपाध्यक्ष आहेत राजेश क्षीरसागर यांनी 60 गावातले प्रमुख सगळे लोक हे मुंबईला बोलवले होते. त्यांच्यासमोर प्रेझेंटेशन झालं आणि प्रेझेंटेशन नंतर त्या प्रेझेंटेशननी समाधान होऊन या 60 गावातल्या लोकांनी आपले 7 बार हे आमचं ऍक्विजिशन करायला हरकत नाही म्हणून हँडओव्हर केले.
त्यामुळे मला असं वाटतं की चर्चा आणि विश्वास या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. सर, वाशी येथील एटीएमची बाजारपेठ स्थलांतरित करण्याचा जे विषयाची चर्चा सुरू आहे सर, कितपत सत्यता आहे आणि व्यापाऱ्यांचंही कुठेतरी त्यांनाही मान्य नाहीये की कुठेतरी हे मार्केट स्थलांतरित करण्याचा कुठलाही विषय नाहीये. मात्र आपल्याला आता नवीन जो काही कायदा आलेला आहे याप्रमाणे आपल्याला इंटरनॅशनल बाजारपेठ तयार करता येते, नॅशनल बाजारपेठ आपल्याला तयार करता येते. त्या दृष्टीनं आज आपल्याला या नवीन कायद्याप्रमाणे जर बाजारपेठ तयार करायची असेल तर ती इथे करता येईल का की आपल्याला दुसरीकडे करावी लागेल अशी पडताळणी चाललेली आहे. त्यामुळे कुठलाही निर्णय शेवटी जर आपण शेतकरी आणि व्यापारी आणि काम करणारे माथाडी या तिघांना विश्वासात घेतलं नाही तर काहीच होऊ शकत नाही. त्यामुळे जो काही निर्णय होईल या संदर्भात तो या तिघांच्या हिताचा निर्णय आम्ही करू. सर, शेवटचा प्रश्न. एकीकडे राज्याचं अधिवेशन सुरू आहे, राष्ट्रवादी पक्षामध्ये शरद पवार गटामध्ये अंतर्गत घडामोडी सुरू आहेत. जयंत पाटलांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिलेला आहे, शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष होतात, काय सांगतात? त्यांचा इंटरनल प्रश्न आहे. ज्यांनी राजीनामा दिला त्यांनाही शुभेच्छा, जे नवीन होणार त्यांनाही शुभेच्छा. सगळ्यांनी चांगलं काम करावं या शुभेच्छा. नाही आम्हाला आज एक पहिलं आम्हाला न उडता आम्हाला पहिलं बोर्डिंग टेस्टिंग बोर्डिंग दिलेलं आहे शिंदे साहेबांना मला. हे टेस्टिंग बोर्डिंग आहे बरं, याच्या मागे कुठलंही विमान नाहीये, सवनियर है. अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज टीवी. धन्यवाद. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन. कीप वॉचिंग MNS न्यूज. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी.